डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्रैकिंग क्या होती है, क्रैकिंग को परफॉर्म कैसे किया जाता है, कितने तरीक़ों से क्रैकिंग की जाती है पेट्रोलियम की, और क्रैकिंग की ज़रूरत क्या है, क्यों हम क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम होती क्या है। क्रैकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है लोअर हाइड्रोकार्बन में। ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स इनटू वैरायटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन्स इज़ कॉल्ड क्रैकिंग। इस प्रोसेस को हम क्रैकिंग कहते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? हायर हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होती है। हायर हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम की जो तादाद है वो ज़्यादा होती है, उनको हम हायर हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जिनमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होती है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज़्यादा होता है। ये कल भी हमने बात की थी कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम के बढ़ने से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जितने ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी, और जितनी लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। तो हायर हाइड्रोकार्बन को हम तोड़ते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तोड़ के कन्वर्ट किया जाता है किन के अंदर? लोअर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। लोअर हाइड्रोकार्बन मीन जिनमें कार्बन एटम की तादाद जो है वो कम होती है इनके मुकाबले में, और इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा इन हाइड्रोकार्बन्स का, क्योंकि इनमें कार्बन एटम की तादाद कम होती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनका कम होगा। इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहा जाता है। जिस तरह के आपके सामने ये इक्वेशन लिखी हुई है, C16H34 ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 16 कार्बन एटम है। 16 कार्बन के साथ 34 हाइड्रोजन आएंगे। कल भी मैंने आपको बताया था कि जितने कार्बन होते हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, अंदर 2 ऐड कर दो तो उतने हाइड्रोजन साथ आ जाएंगे उस अल्केन के। जब इसको क्रैक किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, तो ये कन्वर्ट होता है इन फ्रैक्शंस के अंदर। ये इसकी फ्रैक्शंस बनती हैं। ये फ्रैक्शन जो है ये गैसोलाइन, इसको हम गैसोलाइन कहते हैं, गैसोलाइन या पेट्रोल कह दिया जाता है। ये जो फ्रैक्शन बनती है इसका नाम है ईथीन, और ये जो फ्रैक्शन बनती है इसका नाम है प्रोपीन। अब जब हायर हाइड्रोकार्बन टूटेंगे तो ज़ाहिरी बात है बॉन्ड टूट जाते हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो ठंडा होने पे दोबारा वो बॉन्ड दोबारा जुड़ते हैं। अब बॉन्ड जब जुड़ते हैं तो वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जुड़ सकते हैं। इनके अलावा और प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं, और प्रोडक्ट बनती भी हैं। ये मैंने एक पॉसिबल प्रोडक्ट्स लिखी हैं जो इस हाइड्रोकार्बन को तोड़ के हम अचीव कर सकते हैं। इनके अलावा और प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये C16H34, ये मैंने इसको यहाँ पर डेमोस्ट्रेट किया हुआ है। ये जो ब्लैक है ये कार्बन एटम्स को शो करते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है। जब हम इसको क्रैक करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान ये ब्रेक होंगे बॉन्ड। अब बॉन्ड यहाँ से भी, सारे बॉन्ड भी ब्रेक हो सकते हैं। यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से, या हो सकता है एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाए, यहाँ से ब्रेक हो जाए। आपको पता है कि हर बॉन्ड को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एनर्जी चाहिए होती है जिसे हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। जब वो बॉन्ड उतनी एनर्जी गेन कर लेता है वहाँ से ब्रेक हो जाता है। हो सकता है ये सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाए, हर कार्बन अलग अलग हो जाए, या हो सकता है कि ये कार्बन अलग हो जाए, ये कार्बन अलग हो जाए, फिर 2 कार्बन जुड़े रहे, फिर अगला कार्बन अलग हो जाए। तो मकसद ये है बताने का कि जब ये टूटते हैं, ये जो हायर हाइड्रोकार्बन है, जब ये टूटता है तो इसके छोटी छोटी फ्रैक्शंस बन जाती हैं। फिर जब उसको मिक्सचर को कूल किया जाता है, दोबारा कार्बन एटम्स ने आपस में जुड़ना होता है, तो वो डिफरेंट तरीक़ों से जुड़ सकते हैं। वहाँ से ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसके अलावा और प्रोडक्ट्स भी बन सकती हैं। ये मैंने कुछ पॉसिबल वेज लिखे हैं जिनमें ये जुड़ सकते हैं। तो जब ये टूटेगा, इनके टूटने के बाद जो नया पैटर्न बनता है जुड़ने का, 7 कार्बन इकट्ठे हैं, ठीक है। ये 7 कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड, एक लाइन जो है ये सिंगल बॉन्ड को शो करती है। ये सिंगल बॉन्ड इस तरह से जुड़े रहेंगे। फिर इसके बाद 2 कार्बन, इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होगा। ये 2 कार्बन इस तरह से जुड़े रहेंगे। फिर इस तरह से 3 कार्बन, 1, 2, और इनके दरमियान डबल बॉन्ड होगा, ये 3 कार्बन।
और इनके साथ इसी लिहाज से हाइड्रोजन को आपने अटैच कर देना है। याद रखना है कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है और आपने 4 वैलेंसी पूरी रखनी है। बॉन्ड आपको गिनने आने चाहिए। जैसे यहाँ पे कार्बन का एक बॉन्ड बना हुआ है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। यहाँ पे इस कार्बन के 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इसके भी 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे इस कार्बन का एक बॉन्ड बना है तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस तरह से ये कार्बन, इसके 2 बॉन्ड बने हुए हैं तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इसके भी 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस तरह से ये कार्बन 3 बॉन्ड इसके साथ बनेंगे। इसके 3 पहले बने हुए हैं, 1 बॉन्ड इसका और बनेगा। इसके 2 पहले बने हुए हैं, इसके 2 बॉन्ड और बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो ये वाली जो फ्रैक्शन बनती है इसको हम गैसोलाइन कहते हैं। गैसोलाइन, कल हमने पढ़ा था गैसोलाइन में जो होता है वो C6H14 से लेकर जो मेन होती है उसकी फ्रैक्शन वो होती है C8H18 तक। तो अगर हम देखें तो ये जो C7 वाला है इसी फ्रैक्शन के अंदर आता है तो इसको गैसोलाइन कहते हैं। और ये ईथीन है, ईथीन, और ये प्रोपीन है, प्रोपीन। तो ये इनको लिखते वक्त सबसे पहले आपने बेसिक ये ख्याल रखना है कि कार्बन की वैलेंसी को आपने चेक करना है। वैलेंसी कार्बन की 4 पूरी रखनी है। अगर तो आपको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको पहले से नहीं आता तो आपने बॉन्ड गिन के लगाने हैं कि हर कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन मज़ीद जो है वो अटैच हो सकते हैं ताकि टेट्रा वैलेंसी को सेटिस्फाई किया जा सके। अब इस क्रैकिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्यों हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को तोड़ के कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में? कल हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ी। वहाँ पे हमने एक फ्रैक्शन पढ़ी गैसोलाइन, जिसको हम पेट्रोल कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के दौरान जो गैसोलाइन बनती है, गैसोलाइन वो 20% बनती है। इसके अलावा बाकी फ्रैक्शंस जो है वो दूसरी फ्रैक्शंस बनती हैं, लेकिन गैसोलाइन बनती है 20%। लेकिन इसकी जो नीड है हमारी कंट्री के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर जो इसकी ज़रूरत है वो इससे ज़्यादा है। मतलब हमें ये ज़्यादा मिकदार में चाहिए। तो फिर क्या किया जाता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होती है गैसोलाइन से, जिस तरह गैस ऑयल है, गैस ऑयल, इसमें कार्बन एटम की तादाद ज़्यादा होती है। ये गैस ऑयल की एक फ्रैक्शन है। तो गैस ऑयल जो हायर हाइड्रोकार्बन है इसको क्रैक किया जाता है, इसको तोड़ा जाता है और इनको कन्वर्ट किया जाता है गैसोलाइन के अंदर, ताकि जो उसकी जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जा सके, उसको कंप्लीट किया जा सके। तो इसलिए क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की, ताकि ये जो गैसोलाइन है इसकी डिमांड को कंप्लीट किया जा सके। अब ये तो हमने समझ लिया कि क्रैकिंग होती क्या है। हायर हाइड्रोकार्बन को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उन्हें कन्वर्ट करते हैं लोअर यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स में। क्रैकिंग को 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है। होगा यही, क्रैकिंग के अंदर हायर हाइड्रोकार्बन टूटेंगे, लोअर हाइड्रोकार्बन बनेंगे, ठीक है। लेकिन उसको 3 मुख्तलिफ तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है। 3 मुख्तलिफ मेथड है इसको परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहला है थर्मल क्रैकिंग। थर्म का तो आपको पता ही है क्या होता है, थर्म हीट को कहते हैं। तो जो हायर हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे क्रैक किया जाता है। टेम्परेचर तकरीबन रखा जाता है 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक, इतना टेम्परेचर। और जो प्रेशर है ये तकरीबन 60 atm से लेकर 70 atm। इन कंडीशंस में जब हम हायर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक करके कन्वर्ट करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन में, तो ऐसी क्रैकिंग को थर्मल क्रैकिंग कहा जाता है। अगेन प्रोडक्ट्स तो यही बनेंगी, अगर आप चाहें तो ये इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन जब हम इस किस्म की क्रैकिंग करवाते हैं तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं इथीन और प्रोपीन, ये मेजर प्रोडक्ट होती हैं। इथीन और प्रोपीन ये जो होती हैं ये मेजर प्रोडक्ट हैं, ये ज़्यादा बनती हैं, इनको हम कहते हैं मेजर प्रोडक्ट। ये मेजर प्रोडक्ट हैं। और जो गैसोलीन बनती है वो माइनर बनती है। गैसोलीन भी बनती है लेकिन वो माइनर यानी कम मिकदार में बनती है। एक्चुअली हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि हायर टेम्परेचर के ऊपर जो ये वाली प्रोडक्ट्स हैं इथीन और प्रोपीन, ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। इसलिए जब हम हायर टेम्परेचर पर क्रैकिंग को परफॉर्म करवाते हैं तो इथीन और प्रोपीन जो है वो ज़्यादा बनती हैं एज़ कम्पेयर टू गैसोलीन।
बहुत वसी टॉपिक है, अगर हम इसको डिटेल से डिस्कस करें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन मेरा मकसद है आपको बेसिक बातें बताना कि क्रैकिंग होती क्या है, कैसे इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं हम जाएंगे, जो आपके रिलेटेड बातें हैं, आपके सिलेबस से रिलेटेड, वहीं तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो थर्मल क्रैकिंग में जो मेजर प्रोडक्ट्स बनती हैं वो इथीन, प्रोपीन, जो इस तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादा बनती हैं, और जो गैसोलीन है वो कम मिकदार में बनती है। इसके बाद दूसरी क्रैकिंग का मेथड है कैटालिटिक क्रैकिंग। कैटालिटिक क्रैकिंग, अब कैटालिटिक क्रैकिंग जैसा कि नाम से हमें पता चलता है कि इस क्रैकिंग के अंदर कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा, कैटालिस्ट को यूज़ किया जाएगा, और कैटालिस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं एल्यूमिना Al2O3 इसे कहते हैं, और सिलिका इन SiO2। जब हम कैटालिस्ट को यूज़ करते हैं तो फिर टेम्परेचर भी लोअर रखा जाता है, टेम्परेचर तकरीबन अप टू 400 से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक, और जो प्रेशर है ये रखा जाता है 200 ATM। अब इस क्रैकिंग में और इस क्रैकिंग में फ़र्क ये है कि हम लो टेम्परेचर और प्रेशर पे परफॉर्म करते हैं। इस क्रैकिंग में जो मेजर प्रोडक्ट बनती है वो गैसोलीन बनती है। जब हम ये क्रैकिंग करवाते हैं तो इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनती है, मेजर प्रोडक्ट कौन सी बनेगी? गैसोलीन, और अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन बनेगा जिसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है ये हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम रिफॉर्मिंग को पढ़ेंगे। तो मेजर प्रोडक्ट गैसोलीन है, और इसमें जो माइनर प्रोडक्ट्स बनती हैं, जो कम मिकदार में बनती हैं, वो ये वाली साइड प्रोडक्ट जिनको हम कहते हैं इथीन और प्रोपीन वगैरह, ये माइनर प्रोडक्ट होती हैं। अच्छा, इसमें आपको एक और मैं बात बताऊं मज़े की, कि जब हम कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज़ करते हैं तो कार्बोकेटाइन फॉर्म होते हैं। कार्बोकेटाइन यानी जब ये बॉन्ड टूटते हैं हायर हाइड्रोकार्बन के, तो कैटालिस्ट की मौजूदगी में कार्बोकेटाइन बनते हैं। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको कार्बोकेटाइन कहते हैं। लेकिन जब हम हायर टेम्परेचर और प्रेशर पे ब्रेक करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल्स, ये नाम आपने पहले सुने हुए हैं, नहीं भी सुने हुए, अगर आपको नहीं भी पता तो कुछ दिनों में हम इनको डिस्कस करने वाले हैं, वहाँ वो लेक्चर आप देख लीजिएगा। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है कि थर्मल क्रैकिंग में ज़्यादातर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, फ्री रेडिकल बनने के बाद फिर आपस में जुड़ते हैं। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग में जब ये टूटते हैं हायर हाइड्रोकार्बन तो कार्बोकेटाइन बनते हैं, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद फिर उनकी आपस में जुड़ते हैं आपस में दोबारा गैसोलाइन बनाने के लिए, और इस तरीके में अच्छी क्वालिटी का हायर ऑक्टेन नंबर का गैसोलाइन बनता है। हायर ऑक्टेन नंबर गैसोलाइन या पेट्रोल की क्वालिटी को शो करता है। सॉरी, यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो 2 ATM आएगा, मैंने 200 ATM लिख दिया। जो प्रेशर होगा वो 2 ATM प्रेशर पे हम कैटालिटिक क्रैकिंग को परफॉर्म करते हैं। और थर्ड नंबर पे जो क्रैकिंग का मोड है, जिस तरीके से हम क्रैकिंग कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं स्टीम क्रैकिंग। यानी स्टीम के साथ हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करके फिर हाई टेम्परेचर पे उनको ब्रेक किया जाता है, तो ऐसी क्रैकिंग को हम स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। पहले स्टीम जनरेट की जाती है, उस स्टीम के साथ फिर मिक्स किया जाता है वेपर्स फेज़ में हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करके फिर हाई टेम्परेचर के ऊपर उनको ब्रेक किया जाता है। टेम्परेचर यहाँ भी राउंड अबाउट 900 से 1000 सेल्सियस के दरमियान होता है। ये बिल्कुल सेम है जैसे थर्मल क्रैकिंग है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होती है, लेकिन यहाँ पे हम स्टीम के साथ मिक्स करके इस क्रैकिंग को परफॉर्म करवाते हैं। स्टीम के साथ मिक्स करने का एक मकसद भी है, जिस फर्नेस के अंदर ये क्रैकिंग हो रही होती है, इस तरह तो नहीं होता कि हम छोटा सा बर्तन लें और उसमें डालें, उसके अंदर गैसोलीन को डालें, उसे हीट करें और उसकी क्रैकिंग हो जाए। ऐसे नहीं होता। जो क्रैकिंग की फर्नेस होती हैं ये बहुत बड़े बड़े एपरेटस, बहुत बड़ी बड़ी फर्नेस होती है। सपोज़ ये फर्नेस है जिसके अंदर हम क्रैकिंग करवा रहे हैं। जब हम क्रैकिंग करवाते हैं तो इस फर्नेस की साइडों के ऊपर कार्बन जमा होना शुरू हो जाता है। इस फर्नेस की साइडों के ऊपर कार्बन जमना शुरू हो जाता है।
अब इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए फिर साथ हम स्टीम का यूज़ करते हैं, स्टीम क्रैकिंग करवाते हैं। वो स्टीम क्या करती है, इस कार्बन को वॉश आउट करके साथ ले जाती है। बाकी होता ये बिल्कुल थर्मल क्रैकिंग की तरह ही है, हाई टेम्परेचर के ऊपर हमने हीट करना होता है। और इसमें भी जो मेजर प्रोडक्ट है वो यही बनती हैं जिनको हम प्रोपीन और इथीन कहते हैं। इथीन और प्रोपीन ये इसकी मेजर प्रोडक्ट है। और जो माइनर प्रोडक्ट वो अगेन क्या है, गैसोलीन। स्टीम को यूज़ करने का मकसद क्या है वो मैंने आपको बता दिया। हाइड्रोकार्बन्स को मिक्स करना है स्टीम के साथ, हाई टेम्परेचर पे उसे हीट किया जाता है, उसकी क्रैकिंग होती है, उसे रैपिडली कूल करते हैं, कूल करने के बाद फिर प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि क्रैकिंग को हम किन तरीक़ों से परफॉर्म कर सकते हैं, किस तरीके में साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बना तो गैसोलीन रहे हैं ना। अगर हम गैसोलीन बना रहे हैं, साथ ये भी बन रही हैं इथीन और प्रोपीन, तो इनको हम साइड प्रोडक्ट्स कहेंगे। थर्मल क्रैकिंग में साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं, स्टीम क्रैकिंग में साइड प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनती हैं। लेकिन अगर हमने अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन बनाना है तो फिर कैटालिटिक क्रैकिंग को यूज़ किया जाता है। अब भी जो साइड प्रोडक्ट्स बनती हैं ये भी बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स हैं इंडस्ट्री के अंदर। स्पेशली इन दोनों से, इथीन और प्रोपीन से प्लास्टिक बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा मिकदार में प्लास्टिक बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा जो बायो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्यूटीन भी बनती है, इसके अलावा बेंजीन भी बन सकती है। और ये जो सारी प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह से ड्रग्स इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल होता है, या इसके अलावा इनसे दूसरे केमिकल्स भी बनाए जा सकते हैं, उनको बनाने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो बायो प्रोडक्ट्स बनती हैं इनका क्या यूज़ होता है, इनको कहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये भी आपने स्पेशली इसको प्रिपेयर करना है। अच्छा, लास्ट में अगर आपको अल्केन्स, जो अल्केन्स की सीरीज़ है, होमोलोगस सीरीज़, अगर आपको वो नहीं आती तो उसको याद कर लो। आती होगी, मुझे पता है 90% स्टूडेंट्स को ये आता होगा। लेकिन अगर नहीं आता तो आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये बार बार इनका इस्तेमाल होगा। अभी से आप इनकी प्रैक्टिस शुरू कर दो। अल्केन सीरीज़ का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। तो इस फार्मूले से आप कोई भी अल्केन, फॉर एग्जांपल एक कार्बन वाला अल्केन लिखना है तो ये C1 हो जाएगा, 1 लिखते नहीं है। H2n, 2 × 1, ठीक है, +2, तो ये हो जाएगा H4। ये पहला जो अल्केन होगा जिसको हम मीथेन कहते हैं। C2, अगर यहाँ पे 2 पुट कर दे, यहाँ पे 2 पुट कर दे, 2 × 2 4, 4 + 2 6, C2H6 हो जाएगा। इसको हम ईथेन कहते हैं। नाम आपको याद होंगे, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। जनरल फार्मूला मैंने आपको बता दिया। जिस तरह ये C16 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो C16 अगर n की जगह पे 16 लें तो यहाँ पे भी 16 × 2 32 + 2 ये हो जाएगा 34। इस तरह से कोई भी आप अल्केन इस फार्मूले की मदद से, इस जनरल फार्मूले की मदद से किसी भी अल्केन का फार्मूला लिख सकते हैं। आपको ये सीरीज़ याद होनी चाहिए पूरी। अगर नहीं याद तो इसको याद कर लीजिएगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।